नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में और शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम 5 का पंच। वही जिसमें 5 टॉपिक्स को हम 5 फैक्ट्स के साथ डिस्कस करते हैं। आइए जानते हैं आज कौन-कौन से टॉपिक हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जेड सिक्योरिटी के बारे में, हम जानेंगे एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, हेट स्पीच के क्या-क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे देश में, हम उनके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे झारखंड के बारे में और फाइनली जानेंगे एविएशन मिनिस्ट्री के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ज्ञान की। तो इसमें एक सीख है कि डेमोक्रेसी जो है वो हमें विरोध सिखाती है। हम अपनी बातों का या गवर्नमेंट की जो जो नियम्स हैं उनका हम विरोध कर सकते हैं, बट डेमोक्रेसी हमें दुश्मनी नहीं सिखाती। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। आइए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और सबसे पहले बात करते हैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी की। एक्चुअली हम बात करेंगे यहाँ पे जो सिक्योरिटी कैटेगराइजेशन है, कैसे कौन-कौन से क्राइटेरियाज हैं, कौन-कौन से टाइप्स हैं सिक्योरिटी के और क्यों मिलते हैं। न्यूज़ क्या है, तो खबर यही है कि अभी पंजाब के जो एक्स कांग्रेस एमएलए हैं उनका नाम जानना यहाँ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मीन्स हमारे एग्जाम के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। तो हमारे जो पंजाब के एक्स कांग्रेस के एमएलए थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है, तो बीजेपी के द्वारा या तब उन्हें जेड कैटेगरी सिक्योरिटी मिली है। तो आइए जान लेते हैं कि सिक्योरिटी क्या क्या होती है। तो जो सिक्योरिटी होती है वो उन्हीं इंडिविजुअल को मिलती हैं जो कि गवर्नमेंट के किसी खास मकसद से या किसी पोस्ट पे होते हैं या कोई इंटेंशनली उन पे हाई रिस्क का खतरा होता है। सिक्योरिटी दो तरीके से मिलती है, या तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या तो जो हमारी पुलिस होती है वो प्रोवाइड करती है। पुलिस का आपने सुना होगा जैसे कि बहुत सारे वीआईपी लोग होते हैं, उनके लिए 10 पुलिस वाले 15 पुलिस वाले दे दिए। कहीं हमारे यहाँ पे कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आया है तो उसके सिक्योरिटी के लिए कुछ पुलिस वाले घर पे रख दिए। तो ये पुलिस का रहता है। और गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमें जो हमारी स्पेशल सिक्योरिटीज़ होती हैं जैसे एसपीजी मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो रहते हैं, जेड+जेड, वाई+वाई एंड जेड, तो एक्स, इस तरीके की हमारी जो सिक्योरिटी कैटेगराइजेशन है ध्यान देना है। कभी कभी एग्जाम से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी सिक्योरिटी कैटेगराइजेशन नहीं है, तो वो हमें देखना होता है। तो ध्यान देना है कि एक्स वाई जेड में है, एक्स का एक्स प्लस नहीं है, ये ध्यान देना है। जेड का जेड प्लस, वाई का वाई प्लस, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है और फाइनली एक्स। तो देखा जाए तो 6 प्रकार के गवर्नमेंट के सिक्योरिटी के जो कैटेगरी हैं वो हैं। अब जो एसपीजी है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, ये इलीट फोर्स है, एक बहुत ही मतलब मजबूत कमांडोज का एक ग्रुप है जो कि ओनली पीएम, जो हमारे पीएम होते हैं उनको इन तरीके के जो प्रोटेक्शन के जो कमांडोज या पर्सनल्स हैं उनको दिया जाता है। बात करें अगर हम सारे इनका कि क्या क्या होता है, तो मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ क्योंकि लिखने में पूरी पीडीएफ भर जा रही थी और हमें पता है कि उतना कोई नहीं पढ़ पाता, कहीं ना कहीं हमें बोरिंग होता है, तो हमने कहा चलो हम ऐसे डिस्कस करके बता देंगे आपको। एसपीजी के बारे में समझ में आ गया कि पीएम को मिलती है। जेड प्लस जो कैटेगरी होती है ये एक सिक्योरिटी डिटेल्स, मतलब इनमें जो लोग होते हैं वो 55 मतलब 55 पर्सनल्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग 10 से ज़्यादा एनएसजी जो हमारे कमांडोज होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो हमारे कमांडोज होते हैं वो 10 से ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी पुलिस के पर्सनल्स, मतलब जेड प्लस में 55 पर्सनल्स की सिक्योरिटी मिलती है उस बंदे को। अगर बात हम कर लें वो जेड कैटेगरी को, तो वो 22 पर्सनल्स मिलते हैं जिसमें 4 से 6 हमारे एनएसजी के। हालांकि मैं इससे आपको ऐसे कि चलो आपको एक लोकली आइडिया हो जाएगा, एग्जाम्स में ऐसा कभी नहीं पूछा जाता कि जेड प्लस सिक्योरिटी में कितने पर्सनल्स होते हैं। अब इतना डीप पूछ ले मुझे नहीं पता, बट शायद किसी भी एग्जाम्स में इतना डीप में तो जाके नहीं पूछते। अगर कोई स्पेसिफाइड कोई स्पेशल इस तरीके का कमांडोज का कोई एग्जाम ना हो तो जेड प्लस 55 पर्सनल्स, जेड कैटेगरी में मतलब 22 पर्सनल्स, वाई प्लस कैटेगरी में 11 पर्सनल्स होते हैं जिसमें 2 या 4 जो हमारे एनएसजी कमांडोज होते हैं, बाकी के पुलिस पर्सनल्स होते हैं। पुलिस पर्सनल्स का यहाँ पे ध्यान देना है। पुलिस पर्सनल्स में हमारा जो आईटीबीपी हो गया या और जो हमारे जो मिलिट्री फोर्सेज होती हैं उनके जो पर्सनल्स, उनके जो जवान होते हैं उनको भी पुलिस फोर्सेज ही कहा जाता है। कमांडो मतलब स्पेसिफिक ग्रुप से वो तैयारी की गई। तो वाई प्लस में 11 हो गए हमारे। वाई कैटेगरी में 8 पर्सनल्स लगभग होते हैं, 1 या 2 कमांडो उसमें होते हैं, एनएसजी के हों या उसी किसी जो भी हमारी स्पेशल फोर्सेज हैं उनके कोई कमांडोज हों। और एक्स कैटेगरी में 2 पर्सनल मिलते हैं, वो रेदर ऐसी जो पुलिस के होते हैं विद आर्म्स के। तो ये कैटेगरी है। कितने कितने लोग थे ये हमने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया। अभी आपको पता चल गया कि क्या है। जेड प्लस सिक्योरिटी जो होती है वो नेशनल गार्ड्स और कमांडोज होता है, वाइल जेड कैटेगरी जो हमने आपको बताया वो आईटीबीपी और सीआरपीएफ पर्सनल्स, जहाँ भी पुलिस पर्सनल्स आ रहे हैं वो अपने लोकल पुलिस भी होती है, के साथ साथ हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होते हैं वो भी शामिल होते हैं। अब इनका क्या होता है कि एक डिटेल बुक होती है, उस बुक को ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में इस तरीके के कि ब्लू बुक डिटेल जो है सिक्योरिटी की वो
उसमें डिटेल गिवन होती है किसके किसके सिक्योरिटी के लिए, वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम के लिए। मतलब ब्लू बुक हमारे सिक्योरिटी बताती है प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में और पीएम के बारे में। और येलो बुक जो होती है वो वीवीआईपीज, जो वीआईपीज होते हैं उनके लिए। जैसे अभी ये हमारे एक्स एमएलए थे कांग्रेस के, इनको तो ये येलो बुक में आएंगे, ये वीआईपी और वीवीआईपी के कैटेगरी में आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितना भी ये सब पूरी नोटंकी होती है, नोटंकी के हालांकि बहुत बड़े बड़े लोग हैं तो उनको सिक्योरिटी मिलनी भी चाहिए। मेरा ही मानना है कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही मुद्दे को उठा के कर देते हैं। बट एनी हाउ हमारे अप्रोच से क्या है, ये सारी इंटायर जो प्रोसेसेस हैं कि कौन अलाउ करेगा कौन नहीं करेगा, इसके लिए एक कमेटी होगी, एक मिनिस्ट्री होगी। तो इन सारी चीज़ों को जो जिनके अंडर ये सारी चीज़ें होती हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती हैं। तो बस ये ध्यान देना कि कभी अगर पूछा जाए कि जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो डिसीजंस हैं वो मतलब लिए जाते हैं, तो वो होम मिनिस्ट्री वही डिसाइड करती है, वही अलाउ करती है, वही सिक्योरिटी की गाइडलाइन बताती है कि क्या क्या करना है। तो ये था सिक्योरिटी कैटेगराइजेशन के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगेगा। बात कर लेते हैं झारखंड की। न्यूज़ में क्या है, एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया है, जो वत्सिका मैम के भी जो लोकेशन वाले वीडियोज़ हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, वो भी थोड़ा सा बिजी हैं। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी वो भी अपने टाइम निकाल के और आप लोगों के साथ हमारे साथ आएंगे और डिस्कशन चालू रखेंगी। तो मैंने सोचा चलो एक इस जो लोकेशन पे स्पेसिफाइड है स्पेसिफिक कुछ उस क्वेश्चन को भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं झारखंड की। खबर क्या है ये देख लेते हैं। खबर एक्चुअली बहुत ही ज्वलंत है, तभी मुझे लगा कि इसको आपके साथ डिस्कस करते हैं। झारखंड, अब आपको पता ही कि हेमंत वहाँ के जो मतलब हेमंत सोरेन करके वहाँ के सीएम हैं, तो उन्होंने भी क्या किया कि पेट्रोल और डीजल जो क्रूड ऑयल सब्सिडी में मतलब दी है बहुत ज़्यादा अपने यहाँ के नागरिकों को। 25 रुपये पेट्रोल में सब्सिडी दी है और 11 या 12 15 रुपये जैसे समथिंग कुछ डीजल में सब्सिडी दी है। ये कितने रुपए की दी है ये हमारे किसी भी एग्जाम के लिए मायने नहीं रखता, बट उनका ये स्टेप मायने रखता है कि उन्होंने एक मतलब उन्होंने बहुत न्यूज़ में बोला भी था कि जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन पे लोग हैं जिनके पास टू व्हीलर है, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं से वो खरीद ली है, बट इतना ज़्यादा महंगा है ये पेट्रोल या डीजल या क्रूड ऑयल कि वो मतलब इतने आत्मनिर्भर हो ही नहीं पा रहे कि उसको चला पाएँ, तो वो रखी की रखी है। तो उन्होंने स्टेप लिया है और काफ़ी अच्छा सराहनीय स्टेप है कि इतना ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है। हम कभी और कभी बात कर लेंगे सब्सिडी के इश्यू पे, पर तो ये खबर थी कि झारखंड के जो सीएम है उन्होंने इस चीज़ पे एक अलग हटके सब्सिडी दी है, जो कि अभी तक हमारे मतलब देश के इतिहास में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ किसी भी स्टेट ने स्पेसिफाइड इतनी ज़्यादा, हाँ रुपये 2 रुपये का रहता है, बट इतनी ज़्यादा स्पेसिफाइड सब्सिडी का अगर नाम बोला जाए तो वो नहीं दी। बहुत सारे उन्होंने क्राइटेरिया बनाए हैं, वो ठीक है, वो न्यूज़ के लिए था। अब हम जानते हैं कि हम झारखंड के बारे में क्या क्या जाने जिसकी वजह से न्यूज़ में आ सकता है। और ये इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इनका है। एक मैंने आपसे डिस्कस किया था जब मणिपुर, क्योंकि वहाँ पे अटैक हुआ था, ऐसे पर्सनल्स मारे गए थे जो निर्दोष लोग थे, तो वो उसके बारे में पूछ सकते हैं बहुत डीपली। और भी जो भी ऐसे स्टेट होते हैं जो कि बहुत बड़ी किसी न्यूज़ की वजह से मतलब हाईलाइट होते हैं, तो उनके बारे में हमें थोड़ा सा जानना चाहिए। और इस बार यूपीपीएससी के एग्जाम में आ गया था कि पंजाब में कितने लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स हैं, या एक पूछा था कि 4 या 5 स्टेट्स थे, उनमें किस किस में कितनी लोकसभा की और राज्यसभा की सीट्स हैं। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बस हमें ध्यान देना है। तो और वही होता है जो हाईलाइटेड होते हैं। आपको पता है कि पंजाब को इस वजह से पूछा गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अभी आपने देखे होगा किसान आंदोलन पंजाब की वजह से ही पूरा इतने तूल पकड़ा था, तो इस वजह से कहीं ना कहीं पंजाब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था। तो झारखंड अभी सब्सिडी दी है, मणिपुर और वहाँ जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे भी जब जो बड़ी बड़ी खबरें आती रहती हैं उनसे वहाँ पे स्ट्राइक करता है फिर लोगों को, या जो पेपर सेट करते हैं कि हाँ भाई हम कुछ पूछते हैं यहाँ पे कि लोगों ने कितना ध्यान दिया इस न्यूज़ पे। तो चलिए, ये तो ज्ञान हो गया बहुत ज़्यादा। बात करते हैं झारखंड के बारे में। तो आपको पता है कि झारखंड, झार मतलब झरना होता है हिंदी में, तो मीन्स फॉल। तो ये ईस्टर्न स्टेट है, आपको पता ही है, और इट इज़ नोन एज फॉर वाटरफॉल्स। वहाँ पे बहुत सारे झरने हैं, इस वजह से ये झारखंड इसका नाम रखा गया। एलिगेंट, यहाँ पे बहुत बहुत ही सुंदर जैन टेम्पल्स भी हैं। तो मेनली झारखंड झरनों का खंड है, तो इस वजह से वो वाटरफॉल्स की वजह से और वहाँ के जो टेम्पल्स हैं, जैन टेम्पल्स हैं, उनके बारे में जाना जाता है। कैपिटल रांची है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि उसकी सब कैपिटल क्या है। तो सब कैपिटल क्या है? दुमका। और इसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पे सब कैपिटल्स रखी जाती है और क्यों रखी जाती है। जैसे हमारा उत्तराखंड हो गया, तो ये एक्चुअली रीजन वाइज और
सॉरी। और क्या बोलते हैं, कभी-कभी हमारे कहीं कहीं न कहीं सीज़नल वाइज़ रखी जाती हैं, वो अलग बातें हैं। तो दुमका जो करके है, वो उसकी सब कैपिटल है, पूछा जा सकता है। फॉर्मेशन आपको मोस्टली पता ही होगा कि नवंबर 2000 में हुआ था और बिहार को बाइफरकेट करके ये झारखंड झारखंड बना था। बात आती है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, लेजिस्लेशन यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल मीन्स है कि वहाँ पे सिर्फ़ जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, मतलब जो विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है। तो एक ही 81 सीट्स हैं। राज्यसभा की सीट 4 हैं और लोकसभा की सीट वहाँ पे 14 हैं। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये राज्यसभा लोकसभा प्लीज़ आप एक बार, मैं ये नहीं कहता कि आप इस पे फोकस हो जाइए, बट कहीं न कहीं अपने दिमाग में रखिए, जो बड़े-बड़े हाइलाइटेड स्टेट्स हैं तो एग्ज़ाम से पूछ सकते हैं। अगर झारखंड स्पेसिफाइड कोई एग्ज़ाम हुआ, अभी जैसे झारखंड पीएससी की बात ही चल रही है और उसमें एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, तो पक्का पूछ सकते हैं। तो और लेकिन अदर स्टेट्स वाले उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैच द फॉलोइंग आ ही जाते हैं। बहुत सारी साइट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि विद्यानाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल करके है, जो देवघर में है। जैन टेम्पल्स मैंने आपको पहले बताया, जो साकेत शिखर जी करके, सामेत शिखर जी करके वहाँ पे एरिया है, वहाँ पे बहुत सुंदर बने हैं। दसम फॉल्स करके है, जॉन फॉल्स है, नेतरहट हिल स्टेशन है। तो ये सारे बहुत सारे प्लेसेस हैं जो हम मतलब विजिट करने चाहिए। ये खूबसूरती है झारखंड की। तो ये झारखंड के बारे में था। आगे बढ़ लेते हैं। आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है हेट स्पीच। हम इसमें जानेंगे कि हेट स्पीच आखिर है क्या, और रूल्स क्या हैं इंडिया के, कुछ मतलब रेगुलेशंस बनी है इसके अकॉर्डिंग कि नहीं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि खबर क्या है। तो खबर है कि अ, एक कारगिल हीरो भी थे उसमें, अपने सैनिक थे उसमें, और उन्होंने कुछ इस तरीके से हेट स्पीच की है। ऑनलाइन आजकल आपको पता ही कि कुछ होता रहता है पूरी मीडिया में। तो उनको बुक्ड मीन्स उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये खबर थी। बात जान लेते हैं कि हेट स्पीच की तो बहुत सारे लॉज हैं विच अलाउ अ सिटीजन टू सीक अ पनिशमेंट ऑफ एनीवन हु थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। द सिटीजन डिस मतलब जो सिटीजन की डिसरिस्पेक्ट करते हैं किस ग्राउंड पे। देखिए हेट स्पीच है क्या, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। हेट स्पीच है कि हम किसी इंसान को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, किस किस, उसके रिलीजन के ग्राउंड पे, उसकी रेस पे, उसके प्लेस ऑफ बर्थ पे, उसके रेसिडेंस पे, उसकी लैंग्वेज पे, उसकी कास्ट पे, उसकी क्रीड पे, अभी तो कलर पे, अभी हम सेक्स पे भी बोल सकते हैं। हालांकि आपको पता ही है, हमारे लिए आर्टिकल्स भी बने, हम इसमें डिस्कस भी करेंगे। तो इन चीज़ों में अगर किसी भी इंसान को आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो वो सारा हेट स्पीच में आता है। हम आजकल ऑनलाइन ऐसा कुछ बोलते हैं जिससे कि जिसकी मान-हानि, जिससे उसकी पर्सनल लिबर्टी या पर्सनल जो उसकी रिस्पेक्ट है वो कहीं न कहीं खतरे में आ रही है या उसको आघात पहुँच रहा है, तो वो सारा हेट स्पीच में आ जाता है। अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविजंस हैं, तो आर्टिकल 19 ने हमें सुविधा दी है राइट टू फ्रीडम ऑफ, पता ही है आपको, स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की। बट उसमें कहीं न कहीं जैसे 19 का सब पार्ट 1 एंड 4 या 3 देखेंगे तो उसमें कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो यही रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप अपना जो हमारी ज़बान है उसको आप बिल्कुल निंदा कीजिए, आप निंदा कीजिए, आप क्रिटिसाइज़ कीजिए, बट आप किसी को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। वो वेदर गवर्नमेंट हो, कोई सिंपल सा सिटीजन हो या कोई बॉडी हो। आप उसको क्रिटिसाइज़ कीजिए, आप उन तथ्यों पे आइए और उनको बताइए कि नहीं-नहीं आप इस तथ्य पे, इस बात पे गलत थे। ये नहीं यार कि कुछ भी बस हुआ और हाँ, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हेट स्पीच ये होती है। हमें इन चीज़ों पे जो हमने बताया कि उस चीज़ पे अगर आप डिसरिस्पेक्ट फ़ील कर रहे हैं या कुछ हो रहा है तो वो हेट रिस्पेक्ट के, जो हेट स्पीच के उसके अंतर्गत आती है। इसमें जो है मतलब बहुत सारे जो हेट स्पीच के, अगर कोई हेट स्पीच की उस कैटेगरी में आता है तो किसके तहत उसको सज़ा मिलती है, वो हमारे इंडियन पीनल कोड एंड इंडियन पीनल क्रिमिनल जो प्रोसीजर है उसके तहत इनको सज़ा मिलती है। तो ये भी ध्यान देना है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी कोई सज़ा नहीं दे रखी है कि नहीं-नहीं अगर आपने हेट स्पीच बोला तो आपको ऐसे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो पीनल कोड के द्वारा ही निर्धारित होता है। बट कॉन्स्टिट्यूशनल ने हमें कहीं न कहीं पाबंदी लगा दी है कि आप रीज़नेबल बोलिए, ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं। हेट स्पीच के फॉर्म्स क्या-क्या हो सकते हैं, वो तरीके क्या-क्या हो सकते हैं, तो आपको पता ही है कि मैलिशियस स्टेरियोटाइप, कुछ भी बोल मतलब बहुत गंदा बोलना, गाली-गलौज भी हेट स्पीच में ही आता है। हेट्रेड, किसी के खिलाफ घृणा फैलाना, किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी इंसान के खिलाफ, किसी भी बॉडी, गवर्नमेंट, किसी के खिलाफ कुछ भी आप अगर इस तरीके से हेट्रेड फैला रहे हैं तो वायलेंस, आपको पता ही कि अगर आपकी बातों से वायलेंस हो रहा है किसी ग्रुप के अगेंस्ट या कुछ भी, तो वो भी सब होता है। वो दैट मे बी वर्बल, नॉन वर्बल डिपिक्ट हो या सिंबल हो,
तो ये सारी चीज़ें आती हैं, मतलब ऐसा नहीं तो कई कई बहुत सारे सारे भी गंदे टाइप के होते हैं, तो ये सारे कम्स इन हेट स्पीच। तो ये सारा तरीका है हेट स्पीच का। और सबसे बड़ी बात मैं जहाँ ये पॉइंट नंबर 5 पे आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक ऐसा कोई, मतलब देयर इज नो सच लॉ विच प्रोटेक्ट या विच प्रोहिबिट हेट स्पीच। तो वहाँ पे हेट स्पीच के मतलब अकॉर्डिंग कोई ऐसे लॉज है नहीं कि अगर कोई हेट स्पीच होती है तो क्या है क्या नहीं। बट इंडिया आपको पता ही है कि बहुत खूबसूरत देश है, वहाँ पे हर तरीके का हमें अगर लिबर्टी है तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो ये था हेट स्पीच के बारे में। आगे बढ़ लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिविल एविएशन। खबर क्या है, खबर इसकी बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छी है। हालांकि आप लोग सुनेंगे तो पता ही होगा आपको। अभी क्या है कि खबर ये है कि इंडियन म्यूजिक जो होगा अब एयरक्राफ्ट में जो हमारे रहते हैं यहाँ पे हम, या हमारा जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे इंडियन म्यूजिक प्ले होगा। इंडियन म्यूजिक में मतलब हमारे जो हिंदुस्तानी की म्यूजिक तो है ही, मतलब जो हमारा बॉलीवुड का म्यूजिक है वो तो है ही, इसके साथ साथ हमारे शास्त्रीय संगीत भी वहाँ पे प्ले होंगे। तो ये है, तो बहुत अच्छी खबर है कि हर तरीके की वैरायटी मिलेगी वहाँ। नहीं तो पहले तो इंग्लिश गाने ही ज़्यादातर, पता नहीं कौन सी धुन क्या कल चलता रहता था। हालांकि कोई भी म्यूजिक खराब नहीं होता, सारे अपने अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, बट हमारा देश है तो हमारा हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वो क्यों पीछे रहे। तो अभी खबर आई है कि जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनमें ये भी बजेंगे, ये नहीं कि यही बजेंगे, हमारा इंडियन म्यूजिक भी बजेगा। हर तरीके के जो म्यूजिक है। सिविल एविएशन पे हमने इससे पहले आप डिस्कस कर लिया, बहुत अच्छे से डिस्कस किया, तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिए। खबर यही थी कि अभी ऐसा होगा, हालांकि न्यूज़ में क्या आएगा इस तरीके से तो नहीं आएगा, बट सिविल एविएशन के बारे में पूछ सकते हैं, तो मैंने प्रीवियसली बहुत डिटेल में बता रखा है। लिंक में आप प्लीज़ उसको जाके वहाँ से देख लीजिए। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग जो है भारत का। अब नाम से ही पता चल रहा होगा पुरातत्व विभाग। खबर क्या है, खबर खबर पहले देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा खबर पे बात कर लेते हैं। खबर ये है कि जो हमारा सन टेम्पल था उड़ीसा में, और भी 2-3 हमारे काफ़ी जगह सन टेम्पल्स हैं, उनके बारे में हम कभी सन टेम्पल्स एक नया टॉपिक लेके हम आएंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं कि उड़ीसा का सन टेम्पल था, तो उसमें क्या था कि जब ब्रिटिश इरा था ब्रिटिश इरा मीन्स जब ब्रिटिश यहाँ पे शासन कर रहा था उस टाइम पे, उस जो सैंड था इनसाइड द टेम्पल, उन लोगों ने उसकी स्टेबिलिटी के लिए वहाँ पे सैंड को रख लगाया था या सैंड को ऐड किया था चीज़ों में। तो अभी जो जो हमारा एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा कि अब हमें वो क्लीन करनी चाहिए क्योंकि अभी सब कुछ ठीक है और हमें निकालना चाहिए वहाँ से। तो ये खबर है कि सन टेम्पल से ये निकाला जा रहा है। 2 चीज़ें इसमें हो जाती हैं कि उड़ीसा क्योंकि वहाँ पे है उसकी वजह से, और हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको कैरी आउट कर रहा है, तो चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आज जान लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो आपको पता ही कि जो एएसआई है रिस्पॉन्सिबल है हमारे जो भी पुरातत्व विभाग के रिसर्च है। रिसर्च मतलब है कि कोई नई चीज़ की खोज करना, या किसी नई चीज़ की खोज क्या मतलब जो है उनको फाइंड आउट करना, उनको एक्सप्लोर करना, ये इसका काम है। कंजर्व करना, जैसे कि बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं हमारे, हिमाउट, अगर दिल्ली की बात करें तो हिमाऊ टॉम्ब हो गया और ताजमहल हो गया, ये सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं क्योंकि कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन इसके तहत ही होता है। और बहुत सारे कल्चरल मोनूमेंट्स हैं हमारे पूरे देश में, लिस्ट हज़ारों की लिस्ट है। तो ये बॉडी क्या करती है, उनका देख रेख, नई आर्कियोलॉजिकल साइट्स का जो क्या कहते हैं रिसर्च उस पर करना, उनको कंजर्व करना, उनको प्रिजर्व करना, ये बेसिकली इतना काम समझ में आ गया होगा आपको। ये कब बनी थी, ये यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये बहुत पहले बनी हुई बॉडी है। 1861 में भाई अलेक्जेंडर कनिंघम करके थे, उन्होंने इस बॉडी को बनाया था। धीरे धीरे करके बहुत, फिर हमारे 1950 में एक आर्टिकल भी आया, उसके तहत इस बॉडी को और मजबूती प्रदान हुई। तो ये अगर कभी पूछा जाए कि फाउंड कब हुई, तो ये नहीं सोचना है कि नहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है आज़ादी के बाद ही फाउंड हुई होगी, ऐसा नहीं है। बहुत पहले हुई थी, बहुत पहले, आप देख लो आज़ादी के 100 साल पहले लगभग, तो तब हुई थी। हेडक्वार्टर ऑब्वियसली नई दिल्ली में है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आती है, वो डेफिनेटली जब बात हमारे पुरातत्व विभाग की हो रही है तो कल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि जितनी बहुत सारी साइट्स हैं जो कि कल्चरल साइट्स होती हैं उन पे तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये मतलब उसका एक सब पार्ट है, या उसका एक बॉडी बोल सकते हैं। और डायरेक्टर जनरल इसकी अभी हैं वी विद्यावती, जो कि मई 2020 में बनी थी और अभी तक है। तो ये था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए। इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के हिसाब से तो इतना ही है, बाकी साइट्स की बात आती है तो आज तक एग्जाम्स में भी कभी ये नहीं पूछा गया कि ये साइट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है कि नहीं है, तो साइट्स का यहाँ पे नाम बताना भी मैंने उचित नहीं समझा।
जो जानकारी थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जो मुझे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से सही लगी, वो मैंने आपको यहाँ पे बताई। बाकी आगे आने वाले समय पे हम आपके साथ और भी बहुत कुछ लेके आएंगे। नया साल आने वाला है तो बिल्कुल तरोताज़गी से उसको मनाइएगा, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। बाकी यहाँ तक आप रहे हैं तो धन्यवाद, आपने पूरा सुना ही होगा। और प्लीज़